रिवाइज कीजिए 6.4 रेप्लिकेशन को। बताइए फिगर 6.6 किसको शो कर रहा है? जी बिल्कुल, वाटसन क्रिक मॉडल फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को शो कर रहा है। बताइए क्या आपके माइंड में वाटसन क्रिक मॉडल फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का फिगर आ रहा है? While proposing the double helical structure for DNA, Watson and Crick had immediately proposed a scheme for replication of DNA. Are you agree with it? वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो क्विट दिया गया था उसको बताइए। जी बिल्कुल, इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड इमीडिएटली suggest a possible copying mechanism for the genetic material. वाटसन एंड क्रिक 1953। बताइए वाटसन और क्रिक के द्वारा सजेस्टेड पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक मटेरियल क्या सजेस्ट करता है? जी बिल्कुल, यह सजेस्ट करता है कि द टू स्ट्रैंड्स वुड सेपरेट एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। रेप्लिकेशन के कंप्लीशन के बाद ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। इस स्कीम को सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन टर्म्ड किया गया। बताइए फिगर 6.6 क्या वाटसन क्रिक मॉडल फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को शो कर रहा है? जी हाँ, फिगर 6.6 वाटसन क्रिक मॉडल फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को शो कर रहा है। डीएनए रेप्लिकेशन के समय डीएनए के ईच स्ट्रैंड को अलग करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज्ड होता है? जी बिल्कुल, डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए के ईच स्ट्रैंड को अलग करने के लिए हेलिकेज एंजाइम का यूज्ड किया जाता है। रिवाइज कीजिए 6.4.1 द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ को। बताइए डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है? जी बिल्कुल, डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। अब यह तो प्रूफ हो चुका है कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट्स करता है। इसको शोन किया गया था फर्स्ट इन एस्चेरिया कोलाई एंड सब्सिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स और ह्यूमन सेल्स। डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट्स करता है। इसको प्रूफ करने के लिए कौन से साइंटिस्ट ने 1958 में ग्रीव किया एस्चेरिया कोलाई को इन ए मीडियम कंटेनिंग NH4Cl विद। जी बिल्कुल, मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन एस्टे हॉल ने परफॉर्म्ड किया था द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन 1958। They grew Escherichia coli in a medium containing NH4Cl with heavy isotope of nitrogen that is N15। बताइए मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन एस्टे हॉल ने एस्चेरिया कोलाई को किस मीडियम में ग्रोन किया था एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशंस?
जी बिल्कुल, उन्होंने गिरी किया एस्चेरिया कोलाई को इन ए मीडियम कंटेनिंग NH4Cl with heavy isotopes of nitrogen, that is N15, as the only nitrogen source for many generations. बताइए इससे क्या रिजल्ट मिला। जी बिल्कुल, द रिजल्ट वाज दैट N15 was incorporated into newly synthesized DNA as well as other nitrogen containing compounds. बताइए इस हेवी डीएनए मॉलिक्यूल को कैसे डिस्टिंग्विश्ड किया जा सकता है फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए। जी बिल्कुल, इस हेवी डीएनए मॉलिक्यूल को डिस्टिंग्विश्ड किया जा सकता है फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन ए सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, दैट इज, प्लीज नोट दैट N15 is not a radioactive isotope and it can be separated from N14 only based on densities. बाद में मैथ्यू मेसलसन और फ्रैंकलिन एस्टेहॉल ने ट्रांसफर कर दिया था सेल्स को इनटू अ मीडियम विद नॉर्मल NH4Cl, दैट इज N14 नाइट्रोजन NH4Cl, and took samples at various definite time intervals as the cells multiplied, और एक्सट्रैक्टेड कर लिया था दी डीएनए को दैट रिमेन्ड एज डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्सेस। आर यू एग्री विद इट। जी बिल्कुल, उन्होंने ट्रांसफर्ड कर दिया था सेल्स को इनटू अ मीडियम विद नॉर्मल नाइट्रोजन 14 वाला NH4Cl, और टूक कर लिया था सैंपल्स को एट वेरियस डेफिनिट टाइम इंटरवल्स एज द सेल्स मल्टीप्लाइड एंड एक्सट्रैक्टेड द DNA that remained as double-stranded helixes. The various samples were separated independently on cesium chloride gradients to measure the densities of DNA. उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था दिस सेल्स इनटू अ मीडियम विद नॉर्मल NH4Cl and took samples at various definite time intervals as the cells multiplied and extracted the DNA that remained as double-stranded helixes. The various samples were separated independently on cesium chloride gradients to measure the densities of DNA. बताइए उस डीएनए का डेंसिटी क्या था। दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर वन जेनरेशन आफ्टर द ट्रांसफर फ्रॉम N15 to N14 मीडियम। जी बिल्कुल, द डीएनए दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर वन जेनरेशन आफ्टर द जेनरेशन फ्रॉम N15 to N14 मीडियम हैड अ हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी। बताइए इस चेरिया कोलाई कितने मिनट में डिवाइड करता है। जी बिल्कुल, इस चेरिया कोलाई 20 मिनट्स में डिवाइड करता है। The DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer from N15 to N14 medium, that is after 20 minutes, Escherichia coli divides in 20 minutes, had a hybrid or intermediate density. Are you agree with this line of NCERT? जी बिल्कुल, डीएनए डेट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर वन जनरेशन आफ्टर द ट्रांसफर फ्रॉम N15 to N14 मीडियम, दैट इज आफ्टर 20 मिनट्स, Escherichia coli divides in 20 minutes, had a hybrid or intermediate density.
DNA extracted from the culture after another generation, that is after 40 minutes. Second generation was composed of equal amounts of this hybrid DNA and of light DNA. Are you agree with it? जी बिल्कुल, एनोदर जनरेशन से एक्सट्रैक्टेड किया गया डीएनए दैट इज आफ्टर 40 मिनट्स सेकेंड जनरेशन वाज कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ दिस हाइब्रिड डीएनए एंड ऑफ लाइट डीएनए। यदि एस्टेरिया कोलाई को अलाउड किया गया होता टू ग्रो फॉर 80 मिनट्स देन व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटीज डीएनए मॉलिक्यूल। बताइए क्या इसी तरह का एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियो एक्टिव थाइमिडीन टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम्स को परफॉर्म्ड किया गया था ऑन विसिया फेवा दैट इज फावा बीन्स बाय टाइलर एंड कॉलेजियस इन 1958। जी बिल्कुल, वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट जिसमें इन्वॉल्व था यूज ऑफ रेडियो एक्टिव थाइमिडीन टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन क्रोमोसोम्स was performed on Vicia fava, that is fava beans, by Tyler and Collegius in 1958। इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव्ड किया कि दी डीएनए इन क्रोमोसोम्स आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। बताइए क्रोमोसोम में डीएनए किस तरह रेप्लिकेट करता है। जी बिल्कुल, क्रोमोसोम में डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। रिवाइज कीजिए 6.4.2 द मशीनरी एंड द एंजाइम्स को। बताइए लिविंग सेल्स में जैसे कि एस्चेरिया कोलाई में प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन को क्या रिक्वायर्स है। जी बिल्कुल, लिविंग सेल्स में जैसे कि एज एस्चेरिया कोलाई प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन को रिक्वायर्स है ए सेट ऑफ कैटलिस्ट दैट इज एंजाइम्स। मेन एंजाइम को रेफर्ड किया जाता है टू एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, चूंकि यह यूज करता है ए डीएनए टेम्पलेट टू कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। ये एंजाइम्स हाईली इफिशियंट एंजाइम्स होते हैं एज दे हैव टू कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। बताइए एस्टेरिया कोलाई में कितने बेस पेयर होते हैं। जी बिल्कुल, एस्टेरिया कोलाई में 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर होते हैं। बताइए ह्यूमन के डिप्लॉयड कंटेंट में कितने बेस पेयर होते हैं। जी बिल्कुल, ह्यूमन के डिप्लॉयड कंटेंट में 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं। बताइए एस्चेरिया कोलाई के 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर को कितने मिनट्स में रेप्लिकेट किया जाता है और एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन भी बताइए। जी बिल्कुल, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ऐसे हाईली इफिशिएंट एंजाइम्स होते हैं जो कि कैटेलाइज करते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। एस्चेरिया कोलाई दैट हैज ओनली 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर completes the process of replication within 18 minutes. That means the average rate of polymerization has to be approximately 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। न केवल ये पॉलीमरेजेस बहुत ही फास्ट होते हैं
but they also have to catalyze the reaction with a high degree of accuracy. कोई भी mistake during replication would result into mutation. बताइए क्या रेप्लिकेशन बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है? जी बिल्कुल, रेप्लिकेशन एनर्जेटिकली बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। बताइए किसको सर्व किया जाता है ड्यूअल पर्पस के लिए इन एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट्स एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। जी बिल्कुल, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को सर्व किया जाता है डुअल पर्पस इन एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट्स दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन दैट इज the two terminal phosphate in a deoxynucleoside triphosphate are high energy phosphates same as in case of ATP। बताइए एज इन केस ऑफ एटीपी डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में कौन सा टर्मिनल हाई एनर्जी वाला होता है? जी बिल्कुल, दी टू टर्मिनल फॉस्फेट इन ए डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आर हाई एनर्जी फॉस्फेट्स सेम एज इन केस ऑफ एटीपी। या फिर यूं कहें तो डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का दो टर्मिनल फॉस्फेट हाई एनर्जी फॉस्फेट होते हैं सेम एज इन केस ऑफ एटीपी। बताइए क्या डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस के अलावा बहुत सारे एडिशनल एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी? जी बिल्कुल, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस के अलावा बहुत सारे एडिशनल एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। बताइए रेप्लिकेशन फॉर्क किसको रेफर किया जाता है? जी बिल्कुल, लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स के लिए चूंकि डी टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को सेपरेटेड नहीं किया जा सकता इन इट्स लेंथ ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, इसलिए रेप्लिकेशन अक्यूर होता है विद इन ए स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स जिसको रेप्लिकेशन फॉर्क रेफर्ड किया जाता है। बताइए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस पॉलीमराइजेशन को कितने डायरेक्शन में कैटेलाइज करता है? जी बिल्कुल, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस पॉलीमराइजेशन को ओनली इन वन डायरेक्शन दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम कैटेलाइज करता है और यह क्रिएट करता है सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस को एट द रेप्लिकेशन फॉर्क जिसके वजह से ऑन वन स्ट्रैंड द कंप्लीट पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस while on the other template with polarity 5 prime to 3 prime it is discontinuous। बताइए कौन सी पोलैरिटी वाले टेम्पलेट पर रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस होता है? जी बिल्कुल, ऐसे टेम्पलेट जिसका पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है उसमें रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस होता है। बताइए कौन से पोलैरिटी वाले टेम्पलेट पर रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस होता है? जी बिल्कुल, टेम्पलेट विद पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम पर रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस होता है। बताइए ये डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स किसके द्वारा बाद में ज्वाइंड हो जाते हैं?
जी बिल्कुल, डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स बाद में एंजाइम लाइगेज द्वारा ज्वाइंड हो जाते हैं। माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 6.8 रेप्लिकेशन फॉर्क को। बताइए क्या आपको इसमें टेम्पलेट डीएनए यानी कि पेरेंट स्ट्रैंड की लेबलिंग दिख रही है? बताइए रेप्लिकेशन फॉर्क आपको किस शेप में दिखाई दे रहा है? बताइए क्या आपको कंटिन्यूअस सिंथेसाइज होने वाला टेम्पलेट डीएनए यानी कि पेरेंटल स्ट्रैंड की लेबलिंग दिख रही है? नेक्स्ट, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइज होने वाला टेम्पलेट डीएनए यानी कि पेरेंटल स्ट्रैंड की लेबलिंग। बताइए क्या आपको कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन वाला टेम्पलेट जिसका पोलैरिटी 3' to 5' है, क्या आप आंख बंद करके उसका लेबलिंग देख सकते हैं? और डिसकंटिन्यूअस टेम्पलेट विद पोलैरिटी 5' to 3' की लेबलिंग। बताइए क्या डीएनए पॉलीमेरेजेस अपने आप से प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन को इनिशिएट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अपने आप से डीएनए पॉलीमेरेजेस इनिशिएट नहीं कर सकते हैं रेप्लिकेशन के प्रोसेस को। बताइए क्या रेप्लिकेशन रैंडमली इनिशिएट हो सकता है एट एनी प्लेस इन डीएनए? जी बिल्कुल, रेप्लिकेशन रैंडमली इनिशिएट नहीं हो सकता है एट एनी प्लेस इन डीएनए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसको कहा जाता है? देखिए डीएनए पॉलीमरेजेस ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। साथ ही द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस इन डीएनए। देयर इज अ डिफिनिट रीजन इन डीएनए वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट्स। ऐसे रीजन को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन टर्म्ड किया जाता है या कहा जाता है। डीएनए में उस डिफिनिट रीजन को क्या कहते हैं जहां से रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होता है? जी बिल्कुल, डीएनए का वो डिफिनिट रीजन को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं जहां से रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होता है। बताइए क्या एस्चेरिया कोलाई में वह डिफिनिट रीजन जहां से रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होता है, क्या उस रीजन को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं? जी बिल्कुल, एस्चेरिया कोलाई के डीएनए में जहां से रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होता है वैसे रीजन को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। बताइए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? Piece of DNA to be propagated during recombinant DNA procedures requires a vector. The vectors provide the origin of replication. इसलिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जरूरत होती है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीडर में वेक्टर के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जरूरत होती है। बताइए रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीडर में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को कौन प्रोवाइड करता है?
जी बिल्कुल, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को वेक्टर प्रोवाइड करता है। फर्दर, नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल। यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए सेल साइकिल के किस फेज में टेक्स प्लेस करता है? जी बिल्कुल, यूकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन सेल साइकिल के एस फेज में टेक्स प्लेस करता है। डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन साइकिल को हाईली कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद सेल डिवीजन में फेलियर किसको रिजल्ट्स करता है? जी बिल्कुल, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद सेल डिवीजन में फेलियर पॉलीप्लॉइडी यानी कि एक क्रोमोसोमल एनोमेली को रिजल्ट्स करता है। रिवाइज कीजिए 6.5 ट्रांसक्रिप्शन को। बताइए ट्रांसक्रिप्शन किसको टर्म्ड किया जाता है? जी बिल्कुल, डीएनए के एक स्ट्रैंड से जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कॉपी करना इनटू आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन टर्म्ड किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। बताइए क्या ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कॉम्प्लीमेंटेरिटी को गवर्न्स करता है और साथ ही इसका एक्सेप्शन भी बताइए। जी बिल्कुल, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्सेप्ट द एडिनोसिन complements now forms base pairs with uracil इंस्टेड ऑफ थायमिन। या फिर यूं कहें तो यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को गवर्न्स करता है, जिसमें एडिनोसिन थायमिन की जगह पर यूरेसिल के साथ बेस पेयर फॉर्म करता है। बताइए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में क्या अंतर है? जी बिल्कुल, रेप्लिकेशन में ऑर्गेनिजम्स का टोटल डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में केवल डीएनए का एक सेगमेंट या फिर डीएनए का एक स्ट्रैंड कॉपी होता है इनटू आरएनए। दिस नेसेसिटेट्स डिफाइनिंग द बाउंड्रीज that would demarcate the region and the strand of DNA that would be transcribed. बताइए डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन के दौरान क्यों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कॉपीड नहीं होते हैं? जी बिल्कुल, इसका आंसर एकदम साधारण सा है। पहली बात यह है कि यदि दोनों स्ट्रैंड एक्ट करेंगे एज अ टेम्पलेट, तब यह डिफरेंट सीक्वेंसेस के आरएनए मॉलिक्यूल को कोड करेंगे और यह डिफरेंट सीक्वेंस वाले आरएनए मॉलिक्यूल डिफरेंट अमाइनो एसिड सीक्वेंस वाले प्रोटीन को प्रोड्यूस करेंगे। इससे यह होगा कि डीएनए का एक सेगमेंट डिफरेंट प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा और इससे जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। चलिए आंसर के इस फर्स्ट पॉइंट को आप फिर से बोलिए। इसका सेकेंड पॉइंट यह है कि यदि दो आरएनए मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस्ड होंगे तब वह एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, इसलिए वे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को फॉर्म करेंगे। यह प्रिवेंट करेगा आरएनए को फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन।
and the exercise of transcription would become a fertile one. चलिए अब 6.5.2 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन को जल्दी से रिवाइज कीजिए। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कौन होता है? जी बिल्कुल, जीन फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है। ए जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यह तो डिफिकल्ट है टू लिटरली डिफाइन ए जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस, लेकिन बताइए द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल डिफाइन करता है जीन को। जी बिल्कुल, दी डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन अ जीन। बताइए सिस्ट्रॉन क्या होता है? जी बिल्कुल, सिस्ट्रॉन जीन होता है या फिर सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जो कि कोड करता है पॉलीपेप्टाइड्स को। बताइए मोस्टली यूकैरियोट्स में सिस्ट्रॉन को डिफाइन करके एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, सिस्ट्रॉन को डिफाइन करके एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड द स्ट्रक्चरल जीन इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहा जा सकता है मोनोसिस्ट्रोनिक मोस्टली इन यूकैरियोट्स और पॉलीसिस्ट्रोनिक मोस्टली किस में कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, सिस्ट्रॉन को by defining as segment of DNA coding for a polypeptide, the structural gene in a transcription unit पॉलीसिस्ट्रोनिक कहा जा सकता है मोस्टली इन बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का स्ट्रक्चरल जीन जिसको एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है, उसका क्या नाम होता है? जी बिल्कुल, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्ट्रक्चरल जीन जो कि सेगमेंट होता है डीएनए का और कोड करता है पॉलीपेप्टाइड को, उसको सिस्ट्रॉन कहते हैं। और यह सिस्ट्रॉन मोस्टली यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रोनिक होता है और मोस्टली बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है। बताइए क्या यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन के पास इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस होता है? यानी कि क्या जीन्स यूकैरियोट्स में स्प्लिट होते हैं? जी बिल्कुल, यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन के पास इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, यानी कि जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट। बताइए क्या एज एक्सॉन्स कोडिंग सीक्वेंसेस या फिर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस को डिफाइन किया जा सकता है? जी बिल्कुल, कोडिंग सीक्वेंसेस या फिर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस को एज एक्सॉन्स डिफाइंड किया जा सकता है। उन सीक्वेंसेस को क्या कहते हैं जो कि अपीयर होते हैं इन मैच्योर और
प्रोसेस्ड आरएनए। और यह भी बताइए एक्सॉन्स किसके द्वारा इंटरप्टेड होते हैं? जी बिल्कुल, एक्सॉन्स आर said to be those sequences that appear in mature or processed RNA. The exons are interrupted by introns. इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस किनको कहते हैं? जी बिल्कुल, इंट्रॉन्स को इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस कहा जाता है। बताइए क्या इंट्रॉन्स या फिर इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस अपीयर होते हैं मैच्योर या फिर प्रोसेस्ड आरएनए में? जी बिल्कुल, इंट्रॉन्स या फिर इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस अपीयर नहीं होते हैं इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। कौन सा अरेंजमेंट कॉम्प्लिकेट्स कर देता है द डिफिनेशन ऑफ जीन को इन टर्म्स ऑफ डीएनए सेगमेंट? जी बिल्कुल, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स कर देता है डिफिनेशन ऑफ जीन को इन टर्म्स ऑफ ए डीएनए सेगमेंट। बताइए क्यों कभी कभी रेगुलेटरी सीक्वेंसेस लूजली डिफाइंड होते हैं एज रेगुलेटरी जीन्स, इवन वे सीक्वेंसेस कोड नहीं करते हैं फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन? जी बिल्कुल, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर स्ट्रक्चरल जीन्स के रेगुलेटरी सीक्वेंसेस और प्रोमोटर से भी अफेक्टेड होता है। इसलिए कभी कभी रेगुलेटरी सीक्वेंसेस लूजली डिफाइंड होते हैं एज रेगुलेटरी जीन्स, इवन दो these sequences do not code for any आरएनए और प्रोटीन। बताइए क्या स्ट्रक्चरल जीन की रेगुलेटरी सीक्वेंसेस और प्रोमोटर से इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर अफेक्टेड होता है? जी बिल्कुल, स्ट्रक्चरल जीन्स के रेगुलेटरी सीक्वेंसेस और प्रोमोटर से इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर अफेक्टेड होता है और इसीलिए कभी कभी रेगुलेटरी सीक्वेंसेस आर लूजली डिफाइंड एज regulatory genes, even though these sequences do not code for any RNA or protein.